अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया में समय खुशामदीद। नाज़रीन, मज़ामत हो रही है और बड़ी खुल के मज़ामत हो रही है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कल होने वाली हेयरिंग पे, जो कि तसलसल होगा, जिसकी एक एपिसोड हमने लाहौर में देखी, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब के रूलिंग केस पर, और उस पर तमाम जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PDM की जमातें भी शामिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात सामने आए हैं। उस बेंच पर उनका कहना यह है कि इसको फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और उसके अलावा भी लोगों के बयानिए चेंज हो रहे हैं, लोगों की मज़ामतें सामने आ रही हैं, मफाहमत से मज़ामत की तरफ जा रहे हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, खुलकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे इसी केस के हवाले से, और क्या कह रहे थे, ये जरा छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं। कहते हैं कि जी इसके ऊपर हम जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और इस फैसले में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा है कि इसमें कोई कानूनी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन बहरहाल मामला सिर्फ इस केस तक मरकूज नहीं है। मामला इसका सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत सारी चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी आज एक मीडिया टॉक की। क्या कह रहे थे, ये भी सुन लेते हैं। जब 3 माह पहले हम कह रहे थे कि इसी साल इलेक्शन करवाए जाएं, तो कहा जाता था सितंबर 2022 में इलेक्शन किसी तौर मुमकिन नहीं है। और आज जब इमरान खान हुकूमत में नहीं है, तो आज कहते हैं सितंबर 2022 से पहले हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। ये क्या मंतक है? अदारों में बैठे कुछ लोग अगर आज भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो असाइनमेंट इसे दिए हुए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर खून रेजी का अंदेशा बढ़ रहा है। लीडरलेस जो मुजाहरे होते हैं वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इसलिए ये कहूंगा 15 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है। और जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि जनाब जो नवाज शरीफ के साथ ख्वाहिशात की तकमील के लिए फैसले लिए गए, उनको उसी तरह वापस लेकर जिस तरह फैसले करवाए गए थे, अगर फैसले उस तरह वापस लिए जाते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तोपों का रख इदारों की तरफ है, सिर्फ इदारे नहीं, कुछ शख्सियात पर भी बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बात की थी, लेकिन हम आगे चल के आपको सुनाएंगे ताकि उसका जवाब भी ले सके। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब एक और इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, जल्दी से ये क्लिप भी सुन लेते हैं। यहाँ पर तो हुकूमत को कहा जाता है कि हमारे डायरेक्शन पर आपको चलना होगा, वरना फिर आपकी हुकूमत के लिए हम बहरान पैदा कर देंगे। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी, हम उसको एक चुटकी बराबर भी कोई चीज़ नहीं समझते जी। लेकिन उसको बहु भला बना कर न पेश किया जाए हमारे सामने। हम उसके औकात जानते हैं, वो हमें जानता है। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं है, ये तजवीज़ एक सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को किसकी तरफ इशारे हैं, किसकी तरफ बातें हैं, कौन क्या कर रहा है, इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन लास्ट में कायरा साहब भी कल के केस के हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहते हैं सुनते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग तैयार रहें, फैसला आने के बाद आपको बताएंगे हमने क्या करना है। चंद जज साहबान बैठ के फैसले कर रहे हैं, और कुछ जज साहबान के अदालत के अंदर कमेंट्स जो हैं, उन कमेंट्स के ऊपर बहरहाल हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इस तासुर को दूर करना चाहिए, इस पे फुल कोर्ट करें ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे। इस तातुल को दूर करने के लिए बजाय इसके कि बार बार एक न खत्म होने वाला अदालती कार्रवाई का या मुकदमाबाजी का जो सिलसिला है जारी रहे। वैसे कायरा साहब यहाँ भूल गए कि ये ऑपोजिशन इत्तेहाद नहीं है, अब ये हुकूमती इत्तेहाद है। चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा PTI के अली नवाज अमान साहब, गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार,
और इकबाल जफर झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा PMLN, तमाम शख्सियात को प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं कोई को 5 सवाल अपने नाज़रीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख लेती हूँ, उसके बाद इसके जवाब ढूंढने की कोशिश आज के प्रोग्राम में करेंगे। सवाल नंबर 1, PDM के बदलते रवैये और इदारों का दिफा करते करते अचानक उन्हीं के खिलाफ बयानात, वजह क्या बनी? सवाल नंबर 2, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारहाना सियासत का आगाज, हल अगर नए इंतखाबात नहीं तो फिर क्या? सवाल नंबर 3, नून लीग का पुराना मज़ाहमती बयानिया जाग गया, अवाम इस बार एतबार करेगी? सवाल नंबर 4, नरम मुदाखलत की खबरें, ISPR की तरदीद, फिर इतना शोर क्यों? और आखिरी सवाल, सियासी जमातें बज़ाहिर इदारों की मुदाखलत से बेजार, क्या एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वक्त की ज़रूरत है? मैं तमाम जो हमारी सियासी सियासत है उनकी इजाज़त से ज़रा मैं गरीदा से बात का अगर आगाज़ कर लूँ, एक न्यूट्रल राय तजियाकार की ले लें। मुझे बताएगा गरीदा कि ये जो PDM के जो एकदम से बदलते रवैये हैं, अमूमी तौर पे हम हुकूमतों के इतने एग्रेसिव टोन्स नहीं देखते, इदारों को निशाना बनाते नहीं देखते, ये तो अपोजिशन का काम है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ऐसा क्या हुआ कि फ़िज़ा बदल गई और इदारों के खिलाफ ही बयानात आने लग गए? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है नादिया मिर्जा साहिबा, और उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी है। इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, टू बी ऑन डॉन न्यूज़। देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से 2-3 जरा मोटी मोटी बड़ी बड़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और नून लीग के गढ़ के अंदर, नून लीग के घर के अंदर, या ये समझे कि उनके दिल के ऊपर वार किया। अब नून लीग इस पे जो भी वजूहात देती है, जो भी इसकी बिल्कुल घर में घुस के मारा आप इसको कह सकते हैं। सो नून लीग इसकी जो भी तावीलें, जो भी सियासी वजूहात देती रहे कि 2018 में हमारी सीट्स नहीं थी। देखिए, 17 जुलाई 2022 को जो इलेक्शन हो रहा था वो 2018 के हकाइक पे नहीं हो रहा था, वो हो रहा था 10 अप्रैल 2022 के बाद के ज़मीनी हकाइक पे, जिस पे आपने चंद मुनरफीन को अपने साथ मिलाया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, बावजूद इसके कि उसमें से 10 लोग आज़ाद थे। एनीवे, ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन 17th को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस थी वो खुद PTI के लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी। PTI भी इतनी सीटें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का बयान पहले आपके सामने है कि जी कहीं कोई बात हो रही है या कुछ भी, उन्होंने कहा था कि ये 18-17 नून की, 2 हमारी, इस किस्म की। तो बहरहाल शाह महमूद की अपनी सीट तो कंफर्म थी, क्योंकि वो मेरा इलाका है तो मैं वहाँ की जानती हूँ, लेकिन बाकी सीटें, खासतौर पे जो लाहौर के अंदर परफॉर्म किया है, लाहौर की 3 सीटों में बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तरीके से आपने परफॉर्म किया। तो वहाँ से आप देखें, वहाँ से शुरू हुआ, मुस्लिम लीग नून को एहसास हुआ, उनको एहसास दिलाया गया, उनके अपने अंदर भी एहसास हुआ कि इस तरह तो इमरान खान आपके घर में आके घुस गया है, और इमरान खान अब गवर्नमेंट बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और देखें, मरकज में चाहे जिस किस्म की भी हुकूमत हो, लेकिन जब तक आपके पास पंजाब में, जो कि आबादी के लिहाज से 12 करोड़ अवाम, तो इसको आप छोटा मत समझें। फिर वहां से जिस तरह से सर्विसेज की एंड गुड्स की प्रोडक्शन होती है, वो उसको भी आप छोटा मत समझें। फिर एग्रीकल्चर की जिस तरह प्रोडक्शन होती है, बहुत से रीजन की वजह से, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन गरीदा मेरा सवाल इसका ये बनता है, बल्कि मैं जरा मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। अली नवाज साहब, ये जो गरीदा साहबा कह रही हैं कि 17 जुलाई के बाद हुकूमत को अंदाजा हो गया, लेकिन अमूमी इंप्रेशन यही है और होना भी यही चाहिए कि हुकूमत का जब अगली इलेक्शन में जाना होता है, वो तो उसकी परफॉर्मेंस पे जाना होता है कि आपने किया, आपने क्या परफॉर्म किया। और जो कि आप लकी थे कि आपसे तो अब ये सवाल ही नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल वो जारहाना रवैये अपोजिशन के होते हैं। अपोजिशन, हुकूमत ये देख के अपनाए कि जी हमें घर से वोट नहीं मिले तो हम जारहाना सियासत पे आ गए, ये मुझे समझ नहीं आई बात। नहीं, ये पाकिस्तान में किसी को भी जो भी थोड़ा सा सोच समझ रखता है उसको ये चीज़ समझ नहीं आई। बट अगर आप नून लीग की हिस्ट्री चेक करें तो आपको समझ आ जाएगी। हमेशा नून लीग ने गुड कॉप बैड कॉप सियासत की है, चाहे आप 80 से स्टार्ट कर लें। नवाज शरीफ क्या कहते थे, नहीं शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, नवाज शरीफ ने NRO कर लिया, शहबाज शरीफ जहाज़ पे चढ़ने को तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ वापस आना चाहते थे, नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते थे। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब NRO करना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं करना चाहते थे। लास्ट एपिसोड आपको याद करा देता हूँ, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मसला आया था, तो नवाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड में बुला के कुरान पे हाथ रख के कहा था आपने वोट देने, और इधर मरीम बयान दे रही थी कि मैं तो इसे कुफर समझती हूँ। तो ये तो इनकी सियासत है, मुनाफकत की है, गलाजत की है, और ये सारी चीज़ें अब इनके सामने आ रही हैं। और यही 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, और ये बिल्कुल सही बात है कि सारे ऑड्स आपके खिलाफ थे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स तहरीक इंसाफ ने ये विक्ट्री ली है। फेडरल गवर्नमेंट उनके पास,
3 महीने से जिस अदालतों के ऊपर ये आज तनकीद कर रहे हैं, जजेस को निशाना बना रहे हैं, उन्हीं हुक्मनामों के थ्रू वो डिफेक्टो किस्म के एक वजीर आला बने हुए थे। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल आपके सामने है कि 8 फैसले उन्होंने किए और अदालतों ने टर्न डाउन किए कि हम क्या वोटर लिस्टें खराब है, तो कहते हैं अदालत में, हमें कहते थे बिल्कुल ठीक है। जब अदालत में हमने गए तो उन्होंने कहा 40 लाख वोटर मरे हुए, हमने बस लिखे, ज़्यादा तो नहीं लिखे, थोड़ा सा एरर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। फिर इस तरह के डिसीजन जिस तरह के आपने देखे हैं कि अली अमीन गंडापुर पे तो आप कैंपेन चलाने के ऊपर उसको नाहल कर देते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, तो और उसके बावजूद तरीके से हम जीत गए। अब मैंडेट किसका आ गया? फिर वोट को इज्जत दो ना। वोट को जो इज्जत देनी थी, पहले तो कहते हैं हाँ हमें शिकस्त हो गई, हम तस्लीम करते हैं, मरियम ने कहा। और अब क्या कर रहे हैं, जब उन्हें समझ आई है, जिस तरह भी गरीदा भी कह रही थी, अब उन्हें समझ आई है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं, जो मरियम कहती होती थी कि इमरान खान तुम बाहर निकलो, तुम्हारे बाहर लोग निकलेंगे, तुम हलकों में नहीं जा सकते, तुम्हें अंडे पड़ेंगे, इलेक्शन कराओ। जब हमने कहा इलेक्शन कराओ तो अब ये कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। जो बयानियां हम लेके चले थे, हमने टोटल रिवर्स हो गया। देखिए होता क्या, आप कहते थे हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, हमें मैंडेट था ना 5 साल का, हमारे पास तो मैंडेट था ना। इनके पास कौन सा मैंडेट? क्या है कि आपके पास टोटल 84 सीट्स है नेशनल असेंबली के अंदर, हमारे पास 156 सीट्स थी, हम बाहर बैठे हैं और वो वजीर आजम बने हुए हैं। नूर अभी जो पंजाब में, अच्छा पंजाब में हो गया, पंजाब में इत्तेहादी भी हैं, सारे भी हैं, 179 सीट्स हैं, हमारे पास 186 सीट्स हैं। आगे मुझे बताइए झगड़ा साहब, अब ये जो बात हो रही है, अगर वाकई नून लीग कहती है कि जी हम जारहाना सियासत करेंगे और हम वैसी ही सियासत करेंगे, 17 जुलाई के बाद मियां जावेद लतीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जीत गया, तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो वोट को इज्जत दो का बयानिया था। ये यकायक क्या हुआ कि पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, आपकी जमात भी, ये इदारों के खिलाफ खड़े हो गए, एस्टैब्लिशमेंट के भी जिक्र कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर अदालतों के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, तो ये मुफाहमत से एक दफा फिर मज़ामत। देखिए जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया, और साथ ही साथ में जो मेरे इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी बात होगी इंशाअल्लाह हम हक़ाइक़ की बात करेंगे, बनाकर बात, और वैसे ही इल्ज़ामात लगाना जो है ये मेरी किताब में कम से कम नहीं है। मैंने कभी ना किसी की बुराई की है, ना अगर उनकी गलती है तो उस पर उनको कन्विंस करा के बात किया कि ये आपकी गलती जो है वो ये है। तो मैं अपने जो भाई मुझसे पहले बात कर रहे थे उन्होंने बहुत कुछ कहा। जी अली नवाज साहब मैंने बहुत वेलकम हिम ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इन बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो यकीन करें वी विल गेट नोवेयर। हमने तो बार बार यही बात की है कि खुदा के लिए कुछ रियलाइज़ करें, आप कन्फ्रंटेशन की तरफ मत जाएं, आप आएँ, बैठें और बातचीत करें और सब कुछ मिल बैठ कर तय करें, ताकि इस मुल्क को हम किसी डगर पे डाल सकें, किसी रास्ते पे डाल सकें। ये तो आज हम जहाँ जा रहे हैं, यकीन करें हम ऐसी सियासत में जा रहे हैं जो कि खुदा न खास्ता इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगी। आप खुद देख लें जो आज सिचुएशन बनी हुई है, तो वो तो इट कैन ब्लो आउट अगर हम इसी तरह बातें शुरू कर दें और एक दूसरे के साथ मुकाबला शुरू कर दें। ये देखें, हमने 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 साल से, ये आज के वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज साहब, कि उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि आओ ग्रैंड डायलॉग में बैठो, यही हाल है। आज ये खुद भी कह रहे हैं कि हाँ जी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ये कल ही इनके लीडर इमरान खान साहब ने ये कहा है, और बड़ी बात नहीं की, अच्छी बात की है हम कहते हैं। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को अगर कहते हैं तो फिर उस पर प्रैक्टिकली बताएं भी कि आप उस पर अमल कर रहे हैं, तो तब जाके ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ सकेगा। और हम इस मुल्क को इंशाअल्लाह यकीन के साथ कहते हैं, हमने अगर ये हुकूमत ली है तो हमने ऐसे नहीं ली, हमें एक तरीके से यू कैन से कि ये
लेना पड़ गया था, क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद इनकी हुकूमत का, तो फिर सर लेना पड़ गया था, तो लेना पड़ गया था क्या? आपने तो ली है, मतलब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखिए ना, देखिए आपने इत्तेहाद बनाया, आपने सारी कोशिशें की या किसी ने करवाई? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों हुआ। जो मुल्क की हालत बन गई थी, खुदा के लिए अब सोचें कि हम कहाँ पहुंच गए थे। आज देख लेना, जिसकी वजह से आज हम जिस डगर पे पहुंच गए हैं, ये मुल्क की जो हमारी इकोनॉमी है इसकी हालत देखें, ये डॉलर कहाँ जा रहा है, ये पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ये महंगाई कहाँ जा रही है, ये सारी जो है ये हमें विरसे में मिली है, और ये विरसे में मिली है तो हमें मजबूर। ठीक है झगड़ा साहब, माजरत मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। गरीदा साहिबा से पूछूंगी दो चीजें। एक, उन्होंने कहा कि कन्फ्रंटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट क्या ये खुद अब गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर रही, प्लस हम मजबूर थे क्योंकि मुल्क के हालात ये थे, तो क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद मुल्क के हालात सही हो गए, इकॉनमी को हमने फिक्स कर सके या नहीं कर सके? गरीदा से ब्रेक के बाद जानते हैं कि नून लीग अपने पुराने मज़ामती बयानिए पर आ तो रही है, लेकिन क्या अवाम उसको कबूल कर लेगी? लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गरीदा साहिबा आपके लिए एक सवाल तो छोड़ के गई थी कि नून लीग अगर अपने मज़ामती बयानिए पे वापस आ रही है तो क्या पब्लिक उसको एक दफ़ा फिर बाय करेगी? लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस पर इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ आपसे कि ये सवाल का जवाब आप दें कि ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की जो खबरें आई थी, ऑल्दो के ISPR ने उसके बाद तरदीद कर दी, लेकिन ये इस्तिलाह कहाँ से आई, क्यों आई, अचानक आई और फिर एकदम से गायब हो गई, लेकिन तरदीद के बाद भी शोर है, लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्यों? ये बड़े लोडेड सवाल आपने कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब देने चाहिए तो मेरा ख्याल है कि आपको सारा मैंने कहा ये आपसे पूछना चाहिए, मेरे जवाब के लिए ही मुख्तस कर दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आपके सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगी, खासतौर पे सॉफ्ट इंटरवेंशन वाला। लेकिन झगड़ा साहब जो भी फरमा रहे थे, एक तो मेरे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन एक चीज जहन में रख ले कि इस वक्त जो महंगाई हो रही है, इस वक्त जो डॉलर का रेट है, इस वक्त जो पेट्रोल का रेट है, इस वक्त जो गैस और दीगर चीजों का रेट है, इस वक्त जो फुल इन्फ्लेशन है, उसका जवाब इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं देना। उसका जवाब मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और मखलूत हुकूमत ने ही देना है। अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, अगर आपने वही बातें करनी थी जो इमरान खान साहब PTI करते थे हमें 3.5 साल तक कि जी पिछली हुकूमतों गंद है, पिछली हुकूमतों के मसले हैं, तो बराहे मेहरबानी फिर आप इलेक्शन में चले जाएं। मैं पहले दिन से, जब से अदम एतमाद कामयाब हुई, मेरा यही मौकिफ था कि आपको फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए था। अभी भी वक्त है, आप इलेक्शन में चले जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप डरते क्यों हैं कि जी इमरान खान 2/3 लेके आ जाएगा? ये तो जमहूरियत की नफी है। अरे भाई, अगर अवाम इमरान खान को जेन्युइन इलेक्ट करते हैं, जेन्युइनली 2/3 देते हैं, तो आप कौन होते हैं इमरान खान का फिर रास्ता रोकने वाले? अगर अवाम जेन्युइनली नून लीग को या पीपल्स पार्टी को 2/3 देते हैं तो फिर PTI को इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। और मैं तो गरीदा साहिबा, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब 17 जुलाई का रिजल्ट आया तो हमने बड़ा अच्छा एक गुड जेस्टर देखा, बड़ा मरियम साहिबा ने उसको कहा, अपनी शिकस्त तस्लीम की, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आए, उन्होंने तस्लीम की, फिर ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन में अचानक क्या हुआ? आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जी इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान कोई हवा है, कोई बहुत बड़ी बला है। भाई इस दफा आप 2018 में कहते थे कि वो सिलेक्टेड है, वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आया है, तो अभी तो पंजाब का इलेक्शन जीत के उसने दिखा दिया ना आपको, अवाम की वोट की ताकत पे आया है, जिसके बाद अब नून लीग मजबूर हो गई है अपने बयानिए को तब्दील करने। आप इस ओवरलोडेड क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे या मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं आपके ओवरलोडेड नहीं, मैंने लोडेड कहा था। अच्छा, सॉफ्ट इंटरवेंशन की जो मैंने ओवर लगा दिया, खबर जो मैं आपको खबर दे सकती हूँ वो ये है कि खबर कुछ इस तरह की थी कि इस वक्त हालात वाकई बहुत ख़राब हो रहे हैं मईशत के हवाले से, लेकिन अगर सियासी जमातें चाहेंगी या सुप्रीम कोर्ट कहीं पर कोई डायरेक्शन दे, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात है, कोई भी इदारा खामोश तो नहीं बैठ सकता। तो खबर असल में ये थी कि अगर सियासी जमातें चाहेंगी और दावत देंगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इस पे सोच सकती है या अपना कोई किरदार अदा करने के लिए कोई कदम बढ़ा सकती है। ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रही हूँ। और ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कोई ना कोई रास्ता निकालती है या सियासी जमातें मिलकर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये सिनेरियो अगर बनता है तो फिर
यानी कि रिक्वेस्ट ठीक है, की जाए। ठीक है, क्योंकि वो आप पल्स देखें- भी तो चेक क्योंकि होती है आप ना देख- समटाइम ऐसी खबरें देखे। नहीं नादिया, दूसरा आप देखें कि फैटफ में देखिए, फैटफ की कानून साजी में एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम तो नहीं था ना, अगर हम बाय बुक जाएं, अगर हम बाय लॉ जाएं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन जाएं, लेकिन फैटफ की कानून साजी में भी बिठाया ना एस्टैब्लिशमेंट ने, जिसको एक्सेप्ट किया। सो मेरे नजदीक में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे नजदीक एस्टैब्लिशमेंट का बिठाना सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए या ग्रैंड डायलॉग के लिए, इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक रियलिटी है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप गुड या बैड जो भी कहें, एक हिस्ट्री है। लेकिन इस वक्त देखें ना, जब तक आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो आप मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है गरीब साहब। मैं जब कल, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, जनरल नईम खालिद लोधी साहब से जब कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मौकों पे एस्टैब्लिशमेंट आकर या बिठा लेती है और बात कर लेती है मुल्क की बका के लिए, तो फिर वो सियासत में आना नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर वही आपकी वाली बात कि क्या फैसिलिटेशन है ना, देखिए फैसिलिटेटर हुई थी ना, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होगा? हाँ अच्छा, मैं जरा अली नवाज अवान साहब से पूछ रही थी। अली नवाज साहब, आपकी जमात ज़ाहिर है इस वक्त बहरहाल बड़ी जमात है, तो क्या वो ये फैसिलिटेशन का जो सर्विस होगी या जो फैसिलिटेटर का जो रोल होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? आप लोग करेंगे अगर ऐसा होता है? पहला जवाब तो गरीदर ने दे दिया, झगड़ा साहब को, हमारे लिए भी बहुत सीनियर है। देखें, आपने इमरान खान को फेडरल गवर्नमेंट से निकाल के देख लिया, आपने तरीके इंसाफ को तोड़ के लोटे बना के देख लिया, आपने पंजाब असम्बली के अंदर लोटे बना के देख लिया, पंजाब में हमारी हुकूमत ख़त्म करके देख ली। इमरान खान दोबारा पावर से ज़िमनी इलेक्शन में जीत के आ गया। ये जो रियासत है ना, मैं इस चीज़ को ओन नहीं करता। पाकिस्तान फर्स्ट एंड देन रियासत इज़ अ स्टेक होल्डर। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना पाकिस्तान, दुनिया में रियासत स्टेक होल्डर नहीं होती, यहाँ रियासत अपने आप को स्टेक होल्डर समझती है। जब एतजाज़ की बड़ी अच्छी नज़म थी जिसमें कहा था रियासत होगी माँ की जैसी, जब माँ का स्टेक आ जाता है, माँ फिर रियासत का रोल नहीं प्ले कर सकते। और जो न्यूट्रल फैक्टर होता है वो रियासत के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते। आपने वो हर हरबा करके देख लिया कि आप इमरान खान को फारिग कर दें पाकिस्तान की सियासत के अंदर से। इमरान खान लोगों की कुव्वत से वापस आ गया। अगर कल ये फीलर छोड़ा गया कि हम कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, तो आपका रोल कौन मानेगा? मुझे सिंपल सी बता दें, आपका रोल पिछले 70 साल में आपने 35 साल तो खुद आके गवर्नमेंट के अंदर हुकूमत चला के देख ली, आप फेल हो गए। आपने कियानी डॉक्ट्राइन के तहत 25 साल बिहाइंड द सीन्स रह के गवर्नमेंटें चला के देख ली, आप फेल हो गए। आपके सामने मुल्क 2 लाख हो गया, आप देखते रहे, और अभी आप कह रहे हैं आप रोल प्ले करेंगे। आप क्यों रोल प्ले करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनते नहीं है, मैंने बात थोड़ी बात तो होने देना। रोल प्ले करते थे, मेरी बात सुने, देखें वो काम है मेरे, वो अच्छा काम है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखिए कोई ये उनका फर्ज बनता है। आप डॉन के अंदर काम करती हैं, आप डॉन के अंदर काम करती हैं और आपको डॉन के अंदर काम करती हैं और डॉन के बाकी एम्प्लॉयज आपको हेल्प करते हैं, तो क्या आप पे एहसान करते हैं? उनका रोल है ये। आप जब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, सिर्फ ये नहीं होता आपकी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, आपकी इंटरनल थ्रेट्स हैं, आपकी एग्रीकल्चर थ्रेट्स हैं, आपकी कोविड के अंदर जिस तरह रियासत ने, जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया, जिस तरह लोकस के अंदर सबने अप्रिशिएट किया। आपका जहां रोल नहीं बनता वहां रोल प्ले ना करें आप। मसला ये है कि आप कौन बिठाएगा? अगर एस्टैब्लिशमेंट बिठाती तो लीगल कवर कौन देगा? मुझे बताएं, बिहाइंड द सीन सारे बैठ के बात करेंगे। हम नहीं मानते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो बाइस्ड है, वो बाइस्ड पार्टी बन चुका हुआ है, उसको सियासत के अंदर आना चाहिए। तो क्या होगा? वो किस तरह आएगा? लीगल देखिए पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट इज द फोरम, पाकिस्तान के अंदर हायर जुडिशरी इज द फोरम, पाकिस्तान के अंदर आपने अभी इसकी एक मिसाल देखी कि हम कोर्ट के अंदर गए और हमने कहा कि ये जब बंदे फारिग हो गए हैं, लोटे फारिग हो गए हैं, अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो आप कोई थर्ड पार्टी को कायम मुकाम वजीर आला बना सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम डिफेक्टो वजीर आला बना देते हैं हमजा शहबाज शरीफ को। हमने ओन किया, अदालत उसके पीछे खड़ी हुई, उसको लीगल कवर मिला। मुशर्रफ के टाइम पे क्या हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कि उन्होंने कहा कि अदालत ने कह दिया कि ये तो सारी अमेंडमेंट भी कर सकता है, ये तो लॉ भी चेंज कर सकता है। इफ यू रिमेंबर, दे गिवन लॉ। तो देखें, इस वक्त इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मैं किसी पार्टी का, मैं पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूं, कोई उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। कोई एतबार, लेकिन मैं झगड़ा साहब की तरफ आ जाती हूँ। झगड़ा साहब, कोई ये तो कहते हैं कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। अब जो क्राइसिस हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, गरीरा साहब ने आपको बता भी दिया कि यू आर आंसरेबल। ये आंसरेबल नहीं है क्योंकि अब इनकी हुकूमत नहीं है, जैसे ये आंसरेबल थे जब आपकी हुकूमत नहीं थी। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
अब इसका हल क्या है? अगर आम इंतखाबात या अर्ली इलेक्शंस नहीं है तो फिर क्या है इस इंस्टेबिलिटी का? शुक्रिया जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गरीदा बहन, माशाल्लाह उन्होंने बहुत बात की, ठीक है, उनका हक बनता है जो भी बात करना चाहें। बस यही कहता हूँ कि बात ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी डगर पे जा सकें और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसको ठीक कर सकें। अब ये उन्होंने ये वो लगाया कि हम आंसरेबल हैं इसके लिए जो हालात बने हैं। तो देखें, हमने तो अल्लाह के करम से हमेशा ये कहा है कि आप इस मुल्क में सियासत के लिए अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन करना है तो हमने इलेक्शन से इनकार नहीं किया। आप अगर कहते हैं कि हमने बातचीत करनी है तो हमने वेलकम किया है हमेशा, क्योंकि यही एक अच्छा रास्ता है। और हमने कभी ये लालच नहीं की कि हमने इलेक्शन में आकर और इंश्योर करना है थ्रू अनफेयर मींस कि हम इलेक्शन करें और हम पाकिस्तान पर हुकूमत करें। नहीं, हमारे अल्लाह के करम से मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि हमने अगर इलेक्शन करना है तो उसमें इंश्योर करना है थ्रू फ्री एंड फेयर मींस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बार बार उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है। और ये भी कहा है कि मेजॉरिटी जिसकी भी आई, चाहे हमारी आती है या और किसी की आती है, अगर और किसी की आई है तो हमने दिन से इनका मुतालबा है कि फ्रेश इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट लें, 17 जुलाई के मैंडेट को तस्लीम कर लें। नहीं, इनका मुतालबा पहले ये नहीं था जी। ये तो अब कल से बात हो रही है कि ग्रैंड डायलॉग करके और उसमें क्या होगा, इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा ना। ग्रैंड डायलॉग तो सड़कों पे हैं तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। हाँ जी, इलेक्शन तो देखें, हमने तो पहले, मैं तो यही बता रहा हूँ, ये तो हमने 1.5 साल से कहा हुआ है कि ग्रैंड डायलॉग करें, उसमें क्या होगा, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब बात इनकी तरफ आई है तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम तैयार हैं बातचीत के लिए, भी अच्छी बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वी आर वेलकमिंग दिस एटीट्यूड, और वो अगर चाहें तो हम सब कुछ। अब देख लें, ये इल्ज़ाम जो दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, देखिए ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पूरे मुल्क में ये तस्लीम किया जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस थे ये फ्री एंड फेयर थे। ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं ना। अगर पंजाब की हुकूमत देखे ना जी, पंजाब की हुकूमत क्यों बनी हमारी? पंजाब की हुकूमत सिर्फ हमने अकेले में नहीं बनानी थी। अगर अकेले में होते, मियां नवाज शरीफ ने पहले ही कहा हुआ है कि जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए जो भी मेजॉरिटी जिसकी भी होगी मैं उसको छोड़ूंगा। यहाँ केपीके में देख लिए, केपीके नहीं, ये देखे केपीके में देख ले क्या हुआ था। हम इस तरह ही हुकूमत बना सकते थे मौलाना फजल रहमान के साथ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, लार्जेस्ट पार्टी PTI है, इनको हुकूमत बनाने में। तो हमारा तो यही है। लेकिन साद रफीक साहब का एक हल्का स्टेटमेंट था कि वो आप एक दफा सुन लें कि बेसिकली ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे थे। छोटा सा क्लिप है, वो चलाएं और फिर ब्रेक ले लें। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज भी अभी हमने प्रोग्राम के इंट्रो में मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक कल का शॉर्ट प्ले किया था और मैंने ये बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है इसमें तमाम ही के तमाम जो पार्टी क़यादीन है जो इस वक्त हुकूमत में है, हुकूमत इत्तेहाद के हैं, वो जाएंगे। उसके साथ साथ जो चौधरी शुजात हुसैन साहब है वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो भी वहाँ पर जाएंगे। फुल कोर्ट का मुतालबा है, डेफिनेटली चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन इस केस से हट के भी मामला गर्म है। आज बड़ा खुल के कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बोला है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर इसके मौलाना साहब की जमात के, तो उनसे ज़रा इसका जवाब लेंगे JUIF के। लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे थे ये ज़रा सुनिएगा।
हमारे इदारों में यकीनन कुछ अफराद ऐसे हैं दौरान मुलाजमत एक पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, PTI के साथ वाबस्तगी रख रहे हैं, फिर मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप दौरान मुलाजमत एक पार्टी के लिए इदारे को इस्तेमाल मत करें। आप मुस्ताफी हों, मैदान में आए और मैदान में मुकाबला करें। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, ये क्या मामला है, किसकी तरफ इशारा है? मतलब कभी आप इदारों को निशाना बना रहे हैं, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए आप इदारों को पे तनकीद कर रहे हैं और अब एक शख्सियत पे तनकीद कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मौलाना साहब? इसमें इस मुल्क में जो है वो एक डीप स्टेट यकीनन मौजूद हुआ करती है और वो हर वक्त जो है ना वो जो गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको उस वक्त ये गिला रहता है कि वो डीप स्टेट जो है वो बाज़ औक़ात जो है ना वो मामलात को वो आगे नहीं बढ़ने दे रही होती या मामलात की राह में रुकावट होती है या अपने फैसले जो है वो मुसल्लत करती है। तो ये यकीनन उसी तरफ आप इसको इशारा कह लीजिए, मगर इसमें भी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया आपकी बात से सर। मैं भी जो है ना बस इतना ही समझता हूँ जितना आप समझते हैं। मैंने कहा था आप डर के नहीं बोलिएगा, आप खुल के बोलिएगा। आपने कहा था मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। नहीं, मैंने अल्लाह के अलावा आपको ये भी बताया था कि मैं बीवी से भी डरता। ये वही बेंच था जिसने जब फैसला दिया था, वो आर्टिकल 6 वाला एक इजाफी वोट भी था, मरियम साहिबा ने उसको अप्रिशिएट किया, पूरी हुकूमत गौर कर रही थी कि आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि आपके खिलाफ फैसला आने जा रहा है तो फिर ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन बहैसियत वकील आप मुझे समझाएं कि क्या ये अच्छी रिवायत है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग इदारों को मेलाइन करें? उसमें हुकूमत में बैठे हुए लोग तो वो तो बुरे थे ना सर, आपने उनको हटा दिया। आप तो अच्छे थे, आप आए हैं। नहीं, हम भी बुरे हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें ये होता है कि पॉलिटिक्स को चलने ना दिया जाए। और ये कौन चाह रहा है कि पॉलिटिक्स को चलने ना दिया जाए? या पॉलिटिकल पार्टीज को इतना गंदा कर दिया जाए कि लोग उनके बारे में कोई अच्छी राय ना रखें। अच्छा, तो आपको लगता है अब आपके खिलाफ भी साजिश होना शुरू हो गई है? ये तो नहीं कहा कि हमने हमारे खिलाफ साजिश होना शुरू हो गई है, मगर मैं इस बात में मुझे पता है कि सिटिंग जो है ना, ये जो बाज लोग जो है वो प्रेस क्लब के सामने जमा होते रहे और उस वक्त वो सिटिंग जो है ना अदालों को हेड कर रहे थे और उस वक्त सर रिटायर्ड लोग, माजरत के साथ, अगर रिटायर्ड लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, आपकी जमात में ना से PMLN में भी हैं, PP में भी हैं, तो उस पर किसी को एतराज क्या है? मेरी बात जी सर। वो रिटायर्ड लोग जब सिटिंग थे, जब रिटायर नहीं हुए थे, मैं उस बात का आंखों देखा विटनेस हूँ कि वो जो है ना वो इस मामले में शरीक थे। और ये बात जो है ना मुझे मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी से सुनी सुनाई नहीं है, मेरी देखी दिखाई है। ठीक है। तो और उस वक्त शायद मैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर था। ठीक है, 2013-2014। ठीक है। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रही हूँ कि क्या आप हुकूमत में हैं और आपको ये अंदाजा हो रहा है कि आपके भी खिलाफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, साजिश कह लें, कॉन्स्पिरेसी ज़रा एक ही वर्ड, लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ लोग आपके भी हक में नहीं है, कुछ लोग आपकी हुकूमत के भी खिलाफ हैं, ये कुछ पक रही है कोई देख? नादी बीबी, ये ऐसा है कि जिस वक्त हुकूमत में शामिल हुआ जा रहा था तो मेरा अपना व्यू शायद ये मुख्तलिफ किसी प्रोग्राम में आपके भी हो या किसी और दोस्त के प्रोग्राम में हो, मेरा अपना व्यू ये था कि हुकूमत को सहारा तो दिया जाए मगर हुकूमती ओहदे न लिए जाए। वजह जो है ना, मुझे ये खौफ था, मैं उस वक्त भी खाइफ था इस बात से कि कहीं हमारे साथ कोई किसी किस्म का इस तरह से हाथ ना हो जाए। अच्छा, और आपको लग रहा है अब हाथ हो गया? हुआ नहीं है तो हो जाए कुछ तो। अच्छा चले, झगड़ा साहब जरा इनकी बातों की आप भी तायद करेंगे? वो कहते हैं कि मुझे तो ये खौफ था और अगर हाथ हुआ नहीं है तो हो जाएगा, मतलब उनको ये नजर आ रहा है। देखिए जी, ये जो बातें इन्होंने की, मैं इसको डिनाई तो नहीं कर सकता। उनका जो इट इज हिज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, और जो हालात बने हैं और जिस तरह से ये जो बातें हो रही हैं उससे उनका जो ये शक है या खौफ तो मैं नहीं कहूँगा, एक शक है कि यार ये हमारे साथ शायद कुछ हाथ हो रहा है, तो इसमें इससे ये कुछ बईद नहीं है, इसमें ये बात है। लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि चाहे कुछ भी कर लें ये लोग, हमारे खिलाफ कोई भी
प्लॉट बना लें, कोई भी हो जाए, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की वो जमात है जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसने पाकिस्तान बनाया है, इसने पाकिस्तान की हिफाजत की है, इसने पाकिस्तान के लिए जो जो कुछ प्रोवाइड किया है। और कोई बता दे यहाँ पर ये आज जो देख लें मोटरवेज ना होती तो आज आपका ये पूरा मुल्क जाम हो गया होता। इसी तरह देख लें कि सीपैक में अल्लाह के करम से क्या हो रहा है। चाइना के साथ देख लें, इस खित्ते में जो बातचीत हो रही है हमारी हुकूमत की थ्रू, तो वो अपने लिए नहीं हो रही है, पूरे खित्ते के लिए हो रही है। और साउथ ईस्ट एशिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए बातें हो रही हैं इंशाल्लाह। और उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारी हुकूमत का और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का। वो उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यही क्लेम, ये बैठे हुए मेरे साथ स्टूडियो में कुछ अर्से पहले ये भी सारे यही क्लेम किया करते थे। अब आप ये कर रहे हैं, आज ये परेशान है, कल आप ना परेशान हो जाए, जिसका इंदिया कामरान मुर्तज़ा साहब दे रहे हैं। तो ऐसे में सियासतदानों को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ बयानियां बनाने से आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि जी हम मफाहमत के बाद एक दफ़ा फिर मज़ामत का बयानिया। भाई आप मज़ामत किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? या सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि एक पॉपुलर नैरेटिव है तो आप इसको अपना रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आप क्या कर रहे हैं? इससे ज़रूरत अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की है तो मिल जाएं, बैठ जाएं, अपने अपने सब डसे हुए हैं, सब मिलके बात कर लें। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ। क्या इस किस्म के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक दफ़ा फिर ज़रूरत है? ब्रेक के बाद जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ब्रेक पे जाने से कबल यही बात कर रहे थे कि हमें भी डर है कि हमारे साथ भी हाथ ना हो जाए, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सारी ही सियासी जमातें डसी हुई हैं तो क्यों नहीं आपस में मिल बैठती हैं और फिर बात करती हैं, फिर अवाम में फ्रेश मैंडेट के लिए जाती हैं और अवाम के वोटों के जरिए ही हुकूमत में आने का ख्वाब देखें। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, योर टेक ऑन दिस। जी हाँ, इस पे भी मेरी तरफ से पहले भी तजवीज़ आ चुकी है कि एक नए जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। जिस तरह से एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के चार्टर की जरूरत है, उस तरह से जो है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी जरूरत है। और हमें आपस में ये बैठ के तय करना होगा कि जो कुछ भी हो जाए हमको कहीं और से दाएं बाएं से कोई मदद नहीं लेनी होगी, और जो कुछ दस्तूर के दायरे के अंदर हम चल सके हमको दस्तूर के दायरे के अंदर चलना होगा। हाँ, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना आप लोगों की अपनी जमातों के अंदर, हम जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो 90s में हुआ था बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब बेनज़ीर साहबा आई थी दुबई तो उन्होंने मुशर्रफ साहब से राब्ते शुरू कर दिए थे, तो उस वक्त वो नहीं हो सका कामयाब। तो अभी जो आपका ट्रस्ट डेफिसिट आप लोग एक दूसरे पे से खत्म कैसे करेंगे और ये कैसे होगा कि कोई शॉर्टकट नहीं लेगा? इसको ट्रस्ट डेफिसिट कह लीजिए या ये भी कह लीजिए कि हम में से शायद हम हर कीमत पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये हमारी रियलिटी इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज, बिल्कुल ट्रू। हाँ, इक़्तिदार में आना कभी भी जो है ना वो सियासत इंतहा नहीं रहा। हमने लोगों को जो है ना पॉलिटिकली जो है ना वो एजुकेट करना होता है और नजरियाती तौर पर एजुकेट करना। फिर मौलाना साहब को भी समझाए ना, ये बात इतनी अच्छी आप कर रहे हैं तो। नहीं, मौलाना साहब ने तो मुझे समझाया ये सारी मौलाना साहब का धरना में, और आपको याद है फिर वो आज बताते हैं कि किसकी यकीन दहानियों पे वो चले गए थे। अली नवाज अवान साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉसिबल है? अच्छा, ये देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कामयाब नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज फिर बैठ जाते हैं। हमारे कुछ लोगों को, मुख्तदर हलकों को बैरूनी कुव्वतों को भी ना कहनी सीखनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस तरह भुट्टो साहब के साथ जो हुआ था और जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल था, बट असल रोल तो आपको पता है किसका था, किसने भुट्टो साहब को फांसी दी थी। अगर उसके बाद उसके सेकेंडली देखें कि नवाज शरीफ का जो 99 वाला मुशर्रफ का कू था, उसकी रीजनिंग आपको पता थी कि क्या अफगान वॉर होने जा रही है दोबारा, और क्या हमने नया नैरेटिव लेना है पाकिस्तान का, माशाल्लाह अपना नारा ही चेंज कर देना है कि हम एनलाइटन मॉडरेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो बीबी आई थी, वो जो रिजीम चेंज हुई थी कि मुशर्रफ अनपॉपुलर हो गए थे और बीबी डील करके आई थी, और बीबी ने कहा था कि जो मुशर्रफ कर रहा था हम उन्हीं स्टेप्स को आगे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मुशर्रफ की चीफ जस्टिस मूवमेंट के बाद
वो मकबूलियत खत्म हो गई थी जो पहले थी। तो बीवी वो डील करके आई थी, वही ड्रोन हमले होते थे, वही हमारा नैरेटिव था, वही मॉडर्न इनलाइटमेंट चल रही थी, आपके सामने लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन, बाकी सारी चीजें जो उसके ऊपर स्टैंड थे वही चीज। इस दफा भी इसी तरह हुआ है नादिया, जो ये रजीम चेंज हुई है, जो रजीम चेंज हुई है, जो रजीम चेंज हुई, उनकी रीजंस क्या है? वो कह रहे हैं ना, अभी कामरान ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे साथ भी हाथ ना हो जाए, कि इनके साथ हाथ हुआ है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ ने, महाब जरदारी ने, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे साथ हैंड किया। पर इनके साथ मैं फिर पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ब्लेम नहीं देता हूं, जब आपके सामने एक चीज आ जाती है और उसको आप क्लियर नहीं करते हैं, उसकी क्लैरिटी नहीं लेके आते हैं और उसके ऊपर फिर चीजें बिल्ट अप होनी शुरू हो जाती हैं, तो मसले खराब हो जाते हैं। कि आप देखें, अगर इमरान खान कह रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट, वो क्यों कह रहा है इंपोर्टेड गवर्नमेंट? उसकी रीजन ये है कि जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं दूंगा पाकिस्तान के अड्डे, जो पाकिस्तान पहले अड्डे दे चुका हुआ था। वो कहता है कि नहीं, फिर मेरी बात सुनिए, नहीं, आप लोग सब एक हो मेरी बात जरा समझे। पहले हुए थे ना, मैं सीओडी हुआ, तो क्या हुआ था, बीबी पहले से क्यों मुशर्रफ के साथ बातों उसके, उसमें सिर्फ मुशर्रफ रजीम अवेलेबल नहीं। मुशर्रफ ने वर्दी किसके कहने पे उतारी थी? मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे, नवाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के कहने पे उतारी थी। किसके कहने पे वर्दी उतारी थी? किसका प्रेशर था मुशर्रफ के ऊपर? अमेरिकन रजीम का प्रेशर था ना, कि वो अपने मकासद पूरा करना चाहते थे। ये हम आप अपना क्रेडिट लेने चाहिए, मेरी वजह से हुआ था, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। झगड़ा साहब, आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि या तो फिर फ्रेश इलेक्शंस या फिर और क्या? देखिए जी, इलेक्शन से हम नहीं घबराते और कभी इनकार नहीं किया। बात हो रही थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, झगड़ा साहब पाकिस्तान बात हो रही थी, बात हो रही थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आज ये कह रहे हैं कि इसके तहत तो बात हो सकती है, ये किसने बनाई? ये भी मुस्लिम लीग ने बनाई। और आई कैन वेरी प्राउडली, तो काला कोट पहन के कौन गया था सर? ये मेरी बात सुन लें, ये मेरी बात सुन लें कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, ये हमने वहाँ इंग्लैंड में बैठ के दस्तखत किए थे, और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो काम हुआ था वो मुझे मालूम है, क्योंकि आई वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ARD, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज भी कहा जा रहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए चार्टर जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो हमने किया है उस पे हम इंशाल्लाह फख्र भी करते हैं। फख्र की बात जरा ठीक नहीं लगती मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन है। और फिर बात हुई आ जाती है जो मुस्लिम लीग जो भी कदम उठाती है वो पाकिस्तान, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसकी रूह पे अमल, दिस इज अ फैक्ट एंड द रियलिटी एंड द पास्ट। तो अब बेहतर है कि अगर अभी भी सियासी जमातों के पास जाए, बैठ जाएं, अपने मसले अपने तौर पे हल करें, बजाय इसके कि दरवाजों को खटखटाएं, तो फिर ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।